ये शायद अमेरिका और रशिया के बीच 20वीं सदी का टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल दोनों रूपों से सबसे प्रसिद्ध शांति युद्ध था, जब दोनों ही देश चांद पर इंसानों को भेजने की रेस में जुटे थे। लेकिन आखिरकार इस रेस में जीत यूनाइटेड स्टेट्स की ही हुई। अगर आप उस समय के इतिहास की जांच करें तो शायद आपको ये लगेगा कि रशिया इस रेस को आसानी से जीत सकता था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्यों रशिया ने चांद पर किसी इंसान को नहीं भेजा। स्वागत है आप सभी का स्पाईपीडिया के एक नए एपिसोड में। एक समय था जब रशिया स्पेस रेस में आगे चल रहा था और स्पेस की ओर अपनी उड़ान भर रहा था, जिसमें रशिया ने सबसे पहले स्पुतनिक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और फिर उसके बाद और भी कई प्रोब्स को मून मिशन पर भेजा, जिसमें से एक स्पेसक्राफ्ट को 1959 में चांद को ऑर्बिट करने और उसकी तस्वीरें खींचने के लिए भेजा गया था। और फिर 1961 में रशिया ने सबसे पहले किसी इंसान को स्पेस में भेजा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद जब सन 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने अपनी एक स्पीच में चांद पे इंसान को भेजने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट क्रुश्चेव इस बात पे चुप्पी साधे हुए थे कि रशिया किसी मैन्ड मून मिशन को अंजाम देने जा रहा है या नहीं, क्योंकि उस वक्त क्रुश्चेव को मून मिशन को लेकर अमेरिका के साथ प्रतियोगिता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनका ध्यान तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर था, जो रशिया को रॉकेट फोर्सेस के द्वारा और भी ताकतवर राष्ट्र बना सकता था। लेकिन रशिया में ऐसे कई लोग थे जिनके पास बहुत से प्लान थे मैन्ड मून मिशन को लेकर, जिनमें से एक नाम था सेर्गी कोरोलियोव। रशिया के स्पेस साइंटिस्टों में कोरोलियोव इकलौते चीफ डिजाइनर हुआ करते थे। कोरोलियोव ही वो इंसान थे जिनका रशिया के कई सारे स्पेस मिशन के सक्सेस के पीछे मुख्य भूमिका रहा था, और जो ओकेबी डिजाइन ब्यूरो के हेड भी थे, और जिन्होंने स्पुतनिक स्पेसक्राफ्ट और पहले इंसान यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजने के मिशन का पूरा निरीक्षण किया था। उनकी अथॉरिटी स्पेस से जुड़ी हर छोटे मोटे काम को अंजाम देने में आगे रहती थी। और सिर्फ यही नहीं, कोरोलियोव के डिजाइन ग्रुप ने मार्स मिशन से लेकर वीनस तक कम्युनिकेशन, स्पाई, वेदर सैटेलाइट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और रशिया के मैन्ड मून मिशन के लिए भी काम किया था। सन 1964 में क्रुश्चेव के बाद लियोनार्ड ब्रेजनेव को सोवियत संघ का अगला प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने कोरोलियोव को मून मिशन को कंप्लीट करने की पूरी छूट दी। और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि रशिया 1967 में चांद पे लैंड करेगा, और वे अमेरिका के अपोलो मिशन से पहले इस मिशन को अंजाम देना चाहते थे और इस रेस में आगे रहना चाहते थे। लेकिन कोरोलियोव के सामने एक बड़ी चुनौती थी। 95 टन वजन के पेलोड वाले स्पेसक्राफ्ट को चांद तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़े रॉकेट की आवश्यकता थी, जिसका नाम था N1, और जो अमेरिका के सैटर्न 5 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट जितना बड़ा था। और सिर्फ यही नहीं, इस मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत पावरफुल इंजन्स की जरूरत थी, ठीक वैसा जैसा F1 रॉकेट में इस्तेमाल किया गया था सैटर्न 5 मिशन के लिए। लेकिन उनके पास जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पैसे की तंगी और समय की कमी के कारण वे ऐसा इंजन बनाने में असमर्थ रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका सैटर्न 5 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर 5 सालों से भी ज्यादा समय तक काम कर रहा था। फिर भी ये इंजन उतना भरोसेमंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ने हार नहीं मानी, और जहां पर अमेरिका ने सैटर्न 5 मिशन के लिए 5 बड़े इंजन का इस्तेमाल किया था इनिशियल बूस्टर के तौर पर, वहीं कोरोलियोव ने 30 छोटे छोटे हाईली एफिशिएंट इंजन का इस्तेमाल किया, और जिन्हें इस तरह सजाया गया कि 24 छोटे इंजन को एक गोलाकार वृत्त की तरह और 6 छोटे इंजन को ठीक सेंटर में अरेंज किया गया। इंजन की थ्रस्ट को प्राप्त करने के लिए इन इंजन्स की डिजाइन काफी एडवांस थी, और इसलिए इसमें एक नए मेथड का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम था क्लोज्ड साइकिल सिस्टम। अमेरिकन्स को इस क्लोज्ड साइकिल सिस्टम के बारे में पहले ही मालूम था, पर वे ऐसा मानते थे कि ये प्रोसेस बहुत ही कठिन और साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक है, और इसका हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन मेथड इंजन को जलाकर खाक कर सकता है। और इसी डर से अमेरिकन्स ने ज्यादा भरोसेमंद पर कम एफिशिएंट ओपन साइकिल सिस्टम वाले इंजन्स का इस्तेमाल किया, जो आकार में काफी बड़े थे। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ इन नए इंजन्स की टेस्टिंग शुरू करता, ठीक उसी वक्त 1966 में कोरोलियोव की एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, और रशियन स्पेस एजेंसी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। इसके अलावा भी सोवियत संघ के पास इन 30 इंजन्स को एक समय में परीक्षण करने की सुविधा मौजूद नहीं थी, ताकि इन इंजन्स को रॉकेट में जोड़ने से पहले टेस्ट किया जा सके। इसके अलावा इतने सारे इंजन्स और रॉकेट्स को एक साथ बाइकोनूर लॉन्च कॉम्प्लेक्स तक एक साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए पूरे रॉकेट सिस्टम को कई सारे सेक्शंस में खोलकर रेलवेज की मदद से लॉन्च पैड तक ले जाया गया और फिर उन टुकड़ों को जोड़ा गया। इसका मतलब ये था कि लॉन्च के वक्त भी इस N1 रॉकेट के ऊपर काम जारी था, और ये इस मिशन के फेलियर के चांसेस की तरफ इशारा कर रहा था। रशिया ने 14 लॉन्चेस का प्लान किया, जिसमें शुरुआती 12 लॉन्च बिना इंसान के और आखिरी के 2 मिशन चांद की ओर इंसानी मिशन था। 21 फरवरी 1969 को पहला N1 रॉकेट को लॉन्च के लिए तैयार किया गया।
लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स के बाद इंजन कंट्रोल सिस्टम में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते 30 में से 2 इंजन बंद हो गए और फिर फ्यूल सिस्टम में अचानक कंपन शुरू हो गई और उसके बाद फ्यूल पाइप में आग लगने के कारण इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग जलने लगी और तुरंत सारे इंजन एक के बाद एक बंद होने लगे और उड़ान भरने के 68 सेकंड्स में ही लॉन्च पैड से 32 मील दूरी पर रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दूसरे उड़ान को तैयार किया गया। 3 जुलाई 1969 रात 11:18 पर रॉकेट को लॉन्च करना था, लेकिन लॉन्च होने के कुछ ही समय पहले ही इंजन नंबर 8 के टर्बो पंप में मौजूद लिक्विड ऑक्सीजन में एक जोरों का धमाका हुआ और इंजन में आग लग गई, जिसके चलते तकनीकी खराबी की वजह से सारे इंजन बंद हो गए सिवाय इंजन 1 को छोड़कर। और इसके बाद N1 रॉकेट में धमाका हुआ। उस वक्त रॉकेट में 2300 टन रॉकेट फ्यूल मौजूद था, जिसके कारण ये धमाका इतना घातक था जिसकी क्षमता करीब 3.8 किलोटन TNT या एक छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके जितनी थी, जिसे अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट धमाका माना जाता है। इस धमाके में पूरा का पूरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया और इस धमाके में रॉकेट का मलबा 6 मील दूरी तक जा गिरा और ये धमाका 22 मील दूरी से भी महसूस किया गया। इसके ठीक 17 दिनों बाद यानी 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान बने और अमेरिका अपने अपोलो 11 मिशन को पूरा करने में कामयाब हुआ और इस रेस में अमेरिका ने रशिया को पीछे छोड़ दिया। ये धमाका इतना घातक और विशाल था कि इस लॉन्च कॉम्प्लेक्स को वापस पहले जैसा करने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। नवंबर 1971 को सोवियत संघ का तीसरा अटेम्प्ट फेलियर ही हुआ। फिर उसके 1 साल बाद नवंबर 1972 में चौथा और आखिरी लॉन्च भी फेल हो गया। उड़ान भरने के 107 सेकंड्स के अंदर ही रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण ये रॉकेट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद 4 बार लगातार फेल होने के बाद भी रशिया फिर से उठ खड़ा हुआ और जोरों शोरों से तैयारी करने लगा अपने मून मिशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन उसी वक्त अपने 5वें लॉन्च के वक्त यानी अगस्त 1974 को पूरे मून मिशन को ब्रेजनेव ने रद्द कर दिया। इस वक्त तक अमेरिका 6 बार चांद पर जा चुका था और इस रेस में बहुत आगे निकल चुका था और पूरी दुनिया की नजरें अब उन पर ही टिकी थी। रशिया के इस 5वें लॉन्च को रद्द करने के पीछे का कारण ये माना जाता है कि अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो भी जाता तो फिर भी उनका वो सपना जो सबसे पहले इंसान को चांद पर भेजने का था और अमेरिका को हराना था, वो तो बहुत पहले ही टूट चुका था और यही वजह थी कि इस मिशन को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, तो यही कुछ छोटे बड़े कारणों की वजह से और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रशिया आज तक किसी इंसान को चांद पर भेजने में नाकामयाब रहा है। लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या रशिया अपना ये अधूरा सपना पूरा कर पाता है या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।